कि मान लो जो आपकी वेरिएशंस होती हैं, मतलब एक प्रोडक्शन प्लांट में अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो ए, दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो बी, तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हो सी, चौथा प्रोडक्ट बना रहे हो डी, लेकिन सारे प्रोडक्ट काम एक ही कर रहे हैं। सारे प्रोडक्ट काम एक ही कर रहे हैं बनाने के लिए और उसको आउटपुट, मतलब जितना भी आप प्रोडक्शन प्लांट में जो भी सामान बना रहे हो उसका कहाँ से शुरुआत होती है भाई, कि कुछ सामान हम ले रहे हैं रॉ मटेरियल, और अंत कहाँ पर होता है कि आपने जो सामान बना वो मार्केट में बेच दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्वालिटी को मेंटेन करके रख रहे हो, तो बस खाली यही होता है ISO 9000 के अंदर। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैक AKTU के ऊपर, जहां पर हमारी सब्जेक्ट सीरीज चल रही है क्वालिटी मैनेजमेंट। बेसिकली इसका एक छोटा सा नाम और है, वो है QM। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्लासेस में इसको QM के नाम से भी बुला लिया जाता है। इसका जो लेटेस्ट सब्जेक्ट कोड है दैट इज BOE 086, और इसका मैं आज आप सभी लोगों के लिए यूनिट नंबर 5 का कंप्लीट वन शॉट लेकर आ गया हूँ। यानी एक लेक्चर के अंदर बस खाली आपको इसके बाद कहीं और जाके कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपके सारे टॉपिक्स यूनिट नंबर 5 के रिगार्डिंग क्लियर कर दूंगा। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको मैकेनिकल के सारे ही कोर सब्जेक्ट फ्री को देखने को मिल जाते हैं, जितने लेक्चर्स हैं उसके वहाँ पे। और अगर इन लेक्चर्स की आपको PDF नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं यूनिट 5 के सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस के बारे में मुझे आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब इसकी KOE की सीरीज चला करती थी तो इसके अंदर बहुत सारा सिलेबस था, लेकिन जब से BOE आई है यूनिट नंबर 5 के अंदर तो इसका सिलेबस काफ़ी हद तक काट दिया है। और काफ़ी हद तक काटने से मेरा मतलब यह है कि अब सिलेबस में कुछ भी खास नहीं बचा है, बस 4 टॉपिक हैं। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यही 4 टॉपिक अपने सिलेबस में रह गए हैं। अगर आप AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट करने वाले हो तो भी आपको यही 4 टॉपिक मिलने वाले हैं। लेकिन इन 4 टॉपिक को समझने से पहले एज आई पर्सपेक्टिव कि आप लोगों को कुछ और समझना पड़ेगा, क्योंकि वरना आपको उतनी क्रिस्टल थिंकिंग होगी नहीं, बस खाली आप गो थ्रू कर दोगे टॉपिक के साथ। जैसे ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम है और इतने बड़े नाम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है ये स्टैंडर्ड। तो मैंने सोचा है कि अपने सिलेबस में ना होने के बावजूद भी मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी नींव मजबूत हो जाएगी इससे, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि अपने सिलेबस में ISO के बहुत सारे टॉपिक है, जैसे पूरी सीरीज आती है ISO की, ठीक है। बाद बाकी IOC सीरीज के अंदर कौन कौन से मैनेजमेंट डाले गए हैं वो भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। लास्ट के 2 टॉपिक अलग अलग है। पहला है यहाँ पे टागुची मेथड। तो टागुची जो मेथड आपका, इसके अंदर भी एक जापानीज टेक्निक छुपी हुई है, मतलब होती है, और GIT जिट जस्ट इन टाइम भी एक जापानीज टेक्निक है। तो बेसिकली दोनों जापानीज टेक्निक है, यूज करी जाती है प्रोडक्शन प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है, सिंपल मीनिंग उसका समझ लेते हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड होते क्या है बेसिकली। अब देखो, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा फिक्स रूल या गाइडलाइन जो सब फॉलो करे, ठीक है। अब ध्यान रखना, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, उसके लिए वो कुछ देर थोड़ा आँख खोल के समझने की कोशिश करनी है। कुछ लिखना नहीं है कहीं पे, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये समझाने के लिए है बस खाली आप लोगों को। अब देखो, डेली लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ आप लोग खाली सुनते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मोबाइल चार्जर आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा, एडोप्टर जो होता है, बेसिकली मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, जो ऑलमोस्ट एवरी एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसके अंदर टाइप-C चार्जर पोर्ट यूज़ करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे रहेगी? देखो कि यहाँ पर अब किसी को डिफरेंट डिफरेंट चार्जर के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इस चार्जर के लिए डेडिकेटेड फ़ोन बना हुआ है, इस चार्जर के लिए डेडिकेटेड है, या ये फ़ोन के लिए डेडिकेटेड चार्जर। अब एंड्रॉयड का आप कोई सा भी मोस्टली फ़ोन उठाओ तो 90% केस में उसके अंदर कौन-सी चार्जिंग चल रही है? तो ऑब्वियस सी बात है, C चार्जर की USB चल रही है। अब ये एक स्टैंडर्ड मैनर है, मतलब कि अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा ना रखते तो हर किसी को क्या करना पड़ता? यहाँ पे हर किसी को एक नई कंपनी फ़ोन निकालती और फ़ोन का चार्जर अलग होता, मतलब लोग परेशान होते। दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल देखो तो ट्रैफ़िक लाइट का अगर आपने सिंबल देखा होगा तो विदेश में भी अगर आप जाओगे तो रेड का मतलब स्टॉप है, ग्रीन का मतलब गो है, और इसका मतलब ये है कि आपकी सेम मीनिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए, यही एक स्टैंडर्ड होता है।
आई होप कि आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे 2 डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल से। अगर नहीं कर पाए तो मैंने कुछ और एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है? अब देखो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि आईएसओ स्टैंडर्ड ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी से मेरा मतलब ये है कि इसका वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर। देखो विदाउट स्टैंडर्ड मान लो कोई एक कंपनी है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, मतलब कोई भी कंपनी, सारी कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है? तो अलग अलग प्रोडक्ट बनने के कारण जो क्वालिटी है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है और सेफ्टी रिस्क बढ़ जाती है, मतलब किसी का कुछ नहीं पता कौन सा क्या बना रहा है। लेकिन अगर आप आईएसओ लगा देते हो तो सारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे कंसिस्टेंट हो जाते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है और कंपनी जो है इम्प्रूव करती है क्वालिटी को। बेसिकली अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आईफ़ोन के सी चार्जर का, तो अगर सारी कंपनियाँ सिर्फ़ सी चार्जर बना रही है, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि किसकी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वहीं पे कोई सी बना रही है, कोई ए बना रही है, कोई बी बना रही है, कोई जेड बना रही है, तो आप कन्फर्म नहीं कर सकते कौन-सी अच्छी है, क्योंकि अब जैसे एप्पल का चार्जर आता है, उसका बिल्कुल अलग ही पोर्ट आता है। अब एप्पल के चार्जर को आप किसी एंड्रॉइड के चार्जर से कंपेयर कैसे करोगे? क्योंकि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर एक समान रहेगा तो कस्टमर भी सैटिस्फाई अच्छी तरीके से होता है, ठीक है? अब देखो आईएसओ जो एक्चुअली है, अब आईएसओ की फुल फॉर्म रहने देते हैं। फिलहाल आप समझो कि इसका काम क्या होता है, ये एक्चुअली में करता क्या है? तो देखो ये जो है डॉक्यूमेंट होता है एक तरीके के स्टैंडर्ड्स का, मतलब पूरी एक लिस्ट होती है कि जो कंपनी को दी जाती है, ठीक है? जो कंपनी को ये बताती है कि किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, सेफ्टी कैसे मेंटेन करना है, प्रोसेस कैसे इम्प्रूव करने हैं और वेस्ट को कैसे रिड्यूस करना है। तो बेसिकली 4 चीज़ें बताती हैं ये। आई होप कि आप लोगों को अब आईएसओ और स्टैंडर्ड दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलने वाले हैं। तो कंपनीज़ जो है ना वो फ़ॉलो करती है इन सबको, और उनको जो अगर वो आईएसओ फ़ॉलो कर रही है तो उसको एक आईएसओ सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, ठीक है? उसको एक सर्टिफ़िकेट मिल जाता है आईएसओ द्वारा कि हाँ, ये कंपनी सब कुछ सही कर रही है। अब देखो आईएसओ क्या होता है? पेपर में कभी-कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो आईएसओ बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप आईएसओ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि ये आगे पीछे क्यों लिखा हुआ है, तो आईएसओ बेसिकली एक नंबर होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई एक नंबर लिखा होगा, खाली पीली में आईएसओ कहीं नहीं लिखा होगा। तो ध्यान देना कि आईएसओ बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बेसिकली एक ऐसी पूरी की पूरी संस्था है जो स्टैंडर्ड पर वर्क करती है। हो सकता है इसमें आप लोग चेकआउट कर लेना, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड का वर्ड आगे है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड पीछे है, नोट्स बनाते समय मुझसे मिस्टेक हो गई होगी, और नहीं तो हो सकता है यही डेफिनेशन हो, इसकी फुल फॉर्म हो। तो जो इंटरनल्स जो आपकी जो ये पूरी की पूरी आईएसओ है, ये बेसिकली पूरे के पूरे इंटरनेशनल में एक रूल बना रही है, एक बॉडी बना रही है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पूरे पूरे ग्लोब में, वर्ल्ड में, कि जो प्रोडक्ट है या सर्विस है आपकी वो सेफ हो, रिलायबल हो और उसकी गुड क्वालिटी हो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है? बेसिकली आप जो भी सामान बना रहे हो वो सेम होना चाहिए, उसकी एक पूरी की पूरी स्टैंडर्ड गाइडलाइन मिलेगी आपको कि इसी तरीके से बनाना है, ठीक है? तो जो आईएसओ रूल मेक करते हैं, रूल मेकर होते हैं, वो क्वालिटी और सेफ्टी के लिए करी जाती है, ठीक है? आगे बात करूँ आईएसओ सर्टिफ़िकेशन की, तो बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये एक ऐसा तरीके का चार्ट होता है, परमिट होता है जो बताता है कि आपकी कंपनी जो है बिल्कुल सही सामान बना रही है, सही तरीके से बना रही है। तो देखो व्हेन अ कंपनी फॉलोज आईएसओ रूल, तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है वो चेक करता है, अगर आपकी कंपनी पास हो जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि आपकी कंपनी बिल्कुल सही काम कर रही है, प्रॉपर मैनेजमेंट कर रही है, स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलोज कर रही है, ठीक है? तो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको ये चार्ट समझना है, मतलब ये 2-3 डायग्राम जो है यहाँ पे उन सबको समझ लेना है। बेसिकली डायग्राम में तो कुछ खास है नहीं। देखो डायग्राम ये है कि आईएसओ ये रहा। आईएसओ बेसिकली ये लिखा पड़ा। अब इधर थोड़ा ध्यान देना उल्टे तरफ में। देखो आईएसओ 9001 और ये अपने सिलेबस में भी है, ठीक है? आईएसओ 9001, तो ये खाली फोकस करता है क्वालिटी के प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो कि एक कंपनी जो है वो इंश्योर कर रही है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक बार बिकने से पहले चेक कर लिए जाएं, ठीक है? इसके कारण क्या होता है कि डिफेक्ट जो होते हैं वो पहले ही डिटेक्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कस्टमर हैप्पी होता है, ठीक है? ये पहला वाला केस है, मतलब पहले वाला जिसके अंदर आप लोग पढ़ोगे आईएसओ 19001। दूसरा है आईएसओ 14001। ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है कि आप कुछ भी कर रहे हो, अपना कोई भी प्रोडक्शन प्लांट चला रहे हो, उससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए, कोई ज़्यादा रिड्यूस ऐसे पॉल्यूशन नहीं निकलने चाहिए,
वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर आता है ISO 45001 सेफ्टी मैनेजमेंट। अगर देखो IOC के बारे में अगर आप इतना कुछ भी बता रहे हो तो इट डजंट मीन कि आपके सिलेबस में है कि नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। पेपर के अंदर भी इसके नंबर मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ISO बता रहे हो कि व्हाट इज़ ISO स्टैंडर्ड। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 9000 की सीरीज ही बतानी है, आप कोई सा भी ISO बता सकते हो। और मैंने तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो मेन थे वो उठा के रख लिए थे ताकि आपको समझ में आ पाए कि ISO 4500 सेफ्टी मैनेजमेंट होता है कि जितने वर्कर हैं वो सेफ काम कर रहे हैं, आपके हेलमेट लगा रहे हैं, ग्लव लगा रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी रूल। दूसरा आता है ISO 22000, ये फूड सेफ्टी का होता है। जैसे कि मान लो आपकी जो फूड बन रही है सेफ किचन होना चाहिए, क्लीन किचन होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, कोई हार्मफुल कंटामिनेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर वो सारे के सारे नहीं है। अपने सिलेबस के अंदर ये है, कौन सा वाला है, ISO 9000 है अपने अंदर। बेसिकली इसकी पूरी की पूरी फैमिली है, मतलब जितने इसमें सुधार करते गए और जितने अलग अलग पार्ट आते गए सारा कुछ इसके सिलेबस के अंदर अपना है। बट अब आपको पता है कि ISO 9000 का मतलब क्या है। यहाँ पे बस खाली हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना के देती है। यानी जो चार्ट लाइन हमें मिलेगी उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा होगा एक गाइडलाइन के अंदर कि क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, ठीक है। क्वालिटी कैसे बढ़ा के रखनी है, घटा के रखनी है, क्या करना है। तो इसमें हम सेफ्टी की बात नहीं करेंगे, इसके अंदर हम इन्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे, इसके अंदर हम फूड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अलग अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट जो है गाइडलाइन की ऑर्गेनाइजेशन को वो इंश्योर करती है कि प्रोजेक्ट या सर्विसेज किस तरीके से कंस्टेंटली मीट कर रहे हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को और इम्प्रूव कर सके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। देखो ISO फैमिली के अंदर ना वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर बेसिकली यहाँ पे मैंने 9003 भी होता है एक, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया। देखो पहला जो है 9000, इसका मतलब सिंपल यही है कि फंडामेंटल वोकैबुलरी मिल जाती है यहाँ पर आपको, मतलब कि फंडामेंटल्स मिल जाते हैं आपकी कंपनी के मूल सिद्धांत। इसके अंदर और कुछ नहीं मिलता, कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कितने सामान लेगी, कितने नहीं लेगी। दूसरा है 9001, जहाँ पर आपको मेन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि इसके सामान को रिगार्डिंग बनाना है। थर्ड में यह है कि आपकी परफॉर्मेंस और चेकिंग करी जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस चेकिंग करी जा रही है थर्ड में आपकी, और फोर्थ में उसको इम्प्रूव करा जा रहा है। तो बेसिकली 4 स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, 9000, 9001, 9003, 9004, ठीक है। और चारों आपको समझ में आ गई। मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले में सिंपल फंडामेंटल मिलने वाले हैं, आपकी कंपनी को यही चीज़ फॉलो करनी है। दूसरे में है कि आपको स्टैंडर्ड से फॉलो करनी है। तीसरे में है कि आपको चेकिंग करनी है सामान सही है कि नहीं, और चौथे में है उसको इम्प्रूव करना है। बेसिकली 4 स्टैंडर्ड की 4 गाइडलाइन। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है सामान की मैं आपको दिखा दूं यही होता है। ये वो लोग एक चार्ट देते हैं, चार्ट के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी होती हैं जो फॉलो करनी होती है, ठीक है। ISO 9001 नहीं है। हम सबसे पहले बेस मॉडल पढ़ रहे हैं, इसका हमें फंडामेंटल्स मिलते हैं सारे, क्या है ISO 9000, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये चार्ट में मैंने 9001 का पोस्टर लगा दिया था उसका लिए। तो बेसिकली ये क्या करता है 9000, हमें जो है एक तरीके से मेंटेन करने को देता है प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिस्टेंट लेवल पे। दूसरा इंक्रीज करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। यहाँ पे आपका स्टेराइजेशन प्रोसेस जितने भी होते हैं वो बढ़ा देता है और कंट्रोल करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। बेसिकली इसके अंदर ये चारों आते हैं। इसमें जो छोटे मोटी ऊपर से सबके बारे में लिखी होगी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, और 9003 के बारे में भी, ठीक है। इसके अंदर तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा होता है, फंडामेंटल्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं होता। अब जब मैं नोट्स बना रहा था तो एक मिस्टेक हो गई थी। अगर आप नोट से पढ़ोगे मेरे वाले से, तो आपको थोड़ा सा नोटिस रखना है कि यहाँ पे जो ये 900 है इसको 000 कर लेना। मतलब ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम सीधा 9000 की पढ़ रहे हैं, 901 से हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये नोट्स बनाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सब जगह 1 कर दिया, लेकिन अब नोटिस किया तो यहाँ पे मुझे 0 रखना था। अब देखो ISO 90 एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है आपको डिवाइडेड कुछ कॉजेज में, ठीक है। पहला स्कोप आपको ढूंढना है कि अब मार्केट में क्या क्या एप्लीकेशन है, वो किस तरीके से बन रहे हैं और किसको क्या चाहिए, स्कोप देखना है, ठीक है। उसके दूसरे में आपको कुछ नॉर्मल रेफरेंसेस लेने हैं जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं और लोग, क्योंकि चार्ट में लिखा पड़ा यही आता है कि आपको सब कुछ सेम सा बनाना है, कुछ अलग नहीं बनाना है। तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशन देखनी पड़ेगी आपको कि कौन कौन सी यूज हो रही है। चौथा है कौन से
लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको समझना पड़ेगा कि इसको बनाते समय अंदर और बाहर के कौन-कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं। अब जिन लोगों को पता होगा इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, यूनिट नंबर 3 के अंदर मैंने डिटेल में बताया, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इंटरनल इश्यू ये होते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो कंपनी के अंदर ही पता चल गया कि खराब है, उसको ठीक कर लिया, तो ये इंटरनल इश्यू हो गया। एक्सटर्नल इश्यू ये हो गया, डिफेक्ट ये कि आपने बना के मार्केट में बेच दिया, कल हो के उसके ऊपर वारंटी या गारंटी क्लेम कर रहा है कस्टमर, और ऐसे बहुत सारे कस्टमर क्लेम कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल इश्यू। ठीक है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन-कौन सी है इस सामान को बनाने में। फिर लीडरशिप की आपको रोल दिखानी है कि टॉप मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी पॉलिसी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि आप प्लान कर रहे हो अपने काम को करने की। सपोर्टिंग मतलब कि आपको सपोर्ट लेना है मैन पावर का, रिसोर्स का, पैसों का, टाइमलाइन का, गाइडलाइन का, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद ऑपरेशन है, अब प्रोडक्ट बनना आपका शुरू हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद परफॉर्मेंस इवोल्यूशन है, यानी अब आपको चेक करना है, कोई गलती है तो उसको ठीक करना है। देन लास्ट में इम्प्रूवमेंट, जहाँ-जहाँ पे गुंजाइश हो सकती है इम्प्रूवमेंट की, वहाँ पे ये। अब देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको 10 एलिमेंट्स दिए हैं, जितने आपको समझ में आ रहे हैं उतने आप रख सकते हो अपने पास। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक करना है, लेकिन जिस तरीके से गाड़ी चल रही है ऐसा आपको पेपर में ला के लिखना पड़ेगा, तो इट डज़न्ट मीन। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर की प्रिंसिपल ऑफ ISO 9000। ठीक है, तो बेसिकली की प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये वही है जो ऊपर अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़े थे ऑब्जेक्टिव के नाम पे। अगर आप वो भी रिपीट करना चाहो तो मोर देन सफिशिएंट है। तो मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा लिख रखे हैं यहाँ। कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और ऊपर वाले में थोड़े टेक्निकल टर्म थे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है आपको। दूसरा प्रोसेस अप्रोच इन वन, मतलब ISO 9000। ठीक है, इसमें प्रोसेस अप्रोच ये होता है कि आपने जो है इनपुट लिया, कहाँ से सोर्स ले रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो सामान बनाने के लिए, और उसको आउटपुट, मतलब जितना भी आप प्रोडक्शन प्लांट में जो भी सामान बना रहे हो, उसका कहाँ से शुरुआत होती है भाई, कि कुछ सामान हम ले रहे हैं, रॉ मटेरियल, और अंत कहाँ पर होता है कि आपने जो सामान बना वो मार्केट में बेच दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्वालिटी को मेंटेन करके रख रहे हो, तो बस खाली यही होता है ISO 9000 के अंदर। ठीक है, 9000 के अंदर सिर्फ इतना ही होता है। अब एग्जांपल देखो, रॉ मटेरियल लिया आपने और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से करते करते अगर आप गो थ्रू करते हुए जा रहे हो, तो बेसिकली यही बताया मैंने अभी आप लोगों को कि जो है यहाँ पे ईच प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय मेजर फॉर क्वालिटी। ठीक है, यानी सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही मिलने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, जो जो होनी चाहिए आपकी, कि क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ देता है आपको। ISO देने वाला है, सब कुछ प्रोसीड्यूर देगा, वर्किंग इंस्ट्रक्शन देगा, रिकॉर्ड्स देगा। तो बेसिकली ये सब कुछ ISO आपसे जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, देता नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि आप ये लोग खुद बनाने वाले हो अपने क्वालिटी मैनुअल्स, प्रोसीड्यूर्स, क्योंकि ये एक गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप्स ऑफ ISO 9 इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन है, कुछ जगह पे इसके नाम स्टेप्स भी होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, स्टेप्स भी इसी को कहते हैं। वैसे ऊपर वाले जो मैंने पढ़ाए थे वो भी स्टेप्स ही थे, तो सेम चीज ही है। अब यहाँ पे थोड़े से टेक्निकल टर्म है, वहाँ पे थोड़े से इजी टर्म थे। देखो वही है कि गैप एनालिसिस करनी है आपको, कि अभी क्या चल रहा है, पहले क्या सही है था, मतलब आपको डाटा एनालाइज करना है, जो पहले वाले में था स्कोप है कि नहीं, दूसरे वाले में क्या है कि आपको देखो वो क्वालिटी पॉलिसी देखनी पड़ेगी, क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स देखने पड़ेंगे, तीसरे में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोसेस को, चौथे में डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पांचवें में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो आप बना रहे हो, छठे में इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, सिस्टम लगाना पड़ेगा, सातवें में इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी आपको, देख चेक करना पड़ेगा कहीं कुछ खराब तो नहीं है। उसके बाद 8वें पे है कि मैनेजमेंट रिव्यू कर ले अपना, जो है आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्लान तैयार है। उसका लास्ट में आपको सर्टिस्फेक्शन, जो सर्टिफिकेशन ऑडिट होती है, जिसमें एक्सटर्नल आता है चेक करने, वो आप करा सकते हो। ठीक है, अब देखो एनालाइज ऑफ ISO 9000 सिस्टम। तो इंटरनल एक ऑडिट एनालिसिस में आप खुद चेक कर रहे हो कि सामान सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके नॉन कॉन्फर्मिटीज में दूसरा है कि परफॉर्मेंस प्रोसेस एनालिसिस देख रहे हो कि आपकी जो गाड़ी चल रही है, प्रोडक्शन प्लांट चल रहा है, वो पूरे एफिशिएंसी पे चल रहा है, नहीं चल रहा है।
तीसरा है कस्टमर फीडबैक भी आप चेक कर रहे हो कि कंप्लेन तो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कोई सर्वे तो नहीं हो रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन है उन लोगों के पास कि नहीं है। चौथा है आप चेक कर रहे हो कि नॉन कन्फॉर्मेंस एनालिसिस, यानी आप डिफेक्ट चेक कर रहे हो। नॉन कन्फॉर्मेंस वो होता है डिफेक्ट बनने के बाद कोई अगर एरर आ रही है तो आप उसको चेक कर रहे हो कि क्यों आ रही है, रूट एनालिसिस कर रहे हो। उसका करेक्टिव एक्शन एनालिसिस देख रहे हो कि एलिमिनेट कर रहे हो, रूट एरर को सुधार रहे हो। एंड देन लास्ट में है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूव एनालिसिस, यानी कि आप पीसीडीए कर रहे हो, प्लान डू चेक एक्ट, यानी कि आपने प्लान किया, उस काम को देखा, चेक किया, फिर उसके ऊपर एक्ट किया। ठीक है, तो बेसिकली इतना कुछ होता है। लास्ट में अगर सब कुछ सही रहा तो आप इसको डाल सकते हो ऑडिट के लिए, एक्सटर्नल ऑडिट के लिए। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस है कुछ आईएसओ के 9000 के और कुछ डिसएडवांटेजेस है। बेसिकली इनको ढंग से पढ़ लो, सबके अंदर सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट ही है आईएसओ 9000 की पूरी फैमिली। देखो अब एक्स में कुछ भी लिखा हो 1 2 3 4, सॉरी यहाँ वाले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। देखो 900 लास्ट में एक्स कुछ भी लिखा हो, 0 1 2 3 4 सारे के सारे क्वालिटी मैनेजमेंट के ही हैं, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके सेम रहेंगे। ठीक है, तो बार बार रिपीट करने से बढ़िया आप लोग एक बार इसी तरीके से पढ़ लो। देखो एडवांटेज ये है कि इंप्रूव करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, बेटर प्रोसेस कंट्रोल होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, इंटरनल रिस्क और वेस्ट और रिवर्क से आप बच जाते हो। ठीक है, क्योंकि आप गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो है कि आपको शुरुआत में इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, ज़्यादा टाइम भी लगता है यहाँ पर आपको, और कंटिन्यूस एफर्ट यानी मैन पावर भी चाहिए आपको। इसके कारण जो है आपका पेपर वर्क है, अगर वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो आपको पूरा का पूरा ओरिएंटेड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड का हो जाए, मतलब खराब हो जाएगा बेसिकली। अगर पेपर वर्क आप गलत कर रहे हो तो कुछ काम का नहीं है करना फिर। अब देखो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टर्म लिख रखे हैं, 9000 900 1 900। तो अब मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है। अब जैसे मान लो पेपर के अंदर आता है 9001, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो 9001 के बारे में सिर्फ इतना ही है जो अलग है 9000 से, बाद बाकी सब यही है। मतलब पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट यही है, यही वाला, बस खाली सिर्फ इतना जो इतना मैं लिख रखा हूँ इतना अलग है। बाद बाकी आप अगर 9000 के बारे में भी बता रहे हो तो भी सेम है, क्योंकि एडवांटेज सेम, डिसएडवांटेज सेम, वर्किंग सेम, प्रिंसिपल सेम, सब कुछ सेम है, बस खाली इतना ही कुछ अलग है जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अब देखो समझो क्या, 9001 के अंदर हम जो है हमें एक तरीके से पता होता है। देखो 9000 था वो फंडामेंटल था, उसके अंदर सब कुछ था। लेकिन 9000 के अंदर आपको डेडिकेटेड सामान मिलेगी, मतलब सामान जितना मिलेगा, जितनी जो आपको चार्ट मिलेगी उसके अंदर कोई सफिशिएंट डाटा होगा। ऐसे कि देखो क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है आपको, डिज़ाइन का, डेवलपमेंट का, प्रोडक्शन का, इंस्टॉलेशन का और सर्विसिंग का, मतलब ये आपको एक चार्ट मिलने वाला है। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मतलब आपको पता होता है कि सामान ये बनाना है। ठीक है, यानी डिज़ाइन आपको ऐसी बनानी है, डेवलपमेंट ऐसा करना है, प्रोडक्शन ऐसा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मिल जाती है आपको, सूटेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप सर्टिफिकेशन डिजाइन के बेस पे ही बनाते हो। अब आ जाते हैं 9002 के ऊपर। तो बेसिकली 9002 के अंदर आपको प्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया था, 1 के अंदर आपको सामान मिलेंगे किस तरीके से बनाना है, 2 के अंदर तो चेक करना है आपको कि जो आपका जो डिज़ाइन है वो डेवलपमेंट में है कि नहीं है। पूरा चेक नहीं करना है आपको यहाँ पे, बिना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ना डिज़ाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, और जो कवर करेगी वो प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन करने वाली है। बेसिकली पार्ट 1 में आपको डिज़ाइन मिला, डेवलपमेंट मिला, प्रोडक्शन मिला, इसमें आपने पूरी कंपनी लगा ली, अपनी पूरी प्रोडक्शन प्लांट लगा ली है। ठीक है, पार्ट 2 में। पार्ट 3 में आ जाते हैं आईएसओ के 9000। ये फॉर्मूले हैं, गाइडलाइन है, तो मैं इसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ, आपको खुद समझना है। कवर 3 में यह है कि आप चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो कि आपका सामान खराब तो नहीं है, चेकिंग पे है फिनिश प्रोडक्ट की या फिर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके उन सब पे। 4th में यह है कि अगर खराब है तो उसको इम्प्रूव कर लो, उसको अब आपको जो है सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल सुधार रहे हो, ठीक कर रहे हो। पहले वाले में डिज़ाइन सही बनानी है तो सर्टिफिकेशन मिलने वाला। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है, एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है अगर आप इम्प्रूव कर लेते हो। तो बेसिकली चारों आपको पता चल गए होंगे। अब इन चारों में मतलब कोई से भी आए आप बना के लिख सकते हो, इजी सफिशिएंट डाटा मैंने दे दिया है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने तागुची मेथड पे। ठीक है, अब देखो तागुची मेथड जो है ये एक जापानीज मेथड है। ठीक है, जापान के ही किसी डेवलपर ने निकाला था इसको। स्टैटिकल देखो अप्रोक्सीमेट मेथड है, इसको गिनिची तागुची ने निकाला था। तो ये जो है हमारा एक कोई आदमी होगा जिसने निकाला था इसको।
जापानीज़ का, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है तो अब पता नहीं ये आदमी ज़िंदा भी है कि नहीं। तो फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी मिनिमम वेरिएशन मेकिंग सिस्टम रबरेस्ट अगेंस्ट द नॉइस फैक्टर। अब देखो बेसिकली आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, डेफिनेशन तो हम लोग चेक करते रहेंगे, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगी डेफिनेशन इसकी। अब ध्यान देना कि मान लो जो आपकी वेरिएशंस होती हैं, मतलब एक प्रोडक्शन प्लांट में अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो ए, दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो बी, तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हो सी, चौथा प्रोडक्ट बना रहे हो डी, लेकिन सारे प्रोडक्ट काम एक ही कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट काम एक ही कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बोल्ट एंड स्क्रू या नट बोल्ट मान लो, तो नट बोल्ट के ऊपर जो चूड़ियाँ कटी होती है, यानी उसके ऊपर जो हमारी चूड़ी कटी होती है, वो उसका शेप डिज़ाइन स्ट्रक्चर सेम होता है सब पे डेम डिजाइन स्ट्रक्चर सेम होता है उसका। मान लो किसी पे कोई और से डिजाइन कर दे, किसी और पे कोई डिजाइन करते, तो आपके घर में अगर कोई बोल्ट है या नट है तो आप उसके लिए सेम स्पेसिफिक वही वाला बोल्ट या नट लाना पड़ेगा आपको मार्केट से खरीद के। इसलिए हम उसको अगर खत्म कर दें, मान लो पार्ट बी नहीं बन रहा, सी नहीं बन रहा, प्रोडक्ट डी नहीं बन रहा, सिर्फ ए बन रहा है, पूरी दुनिया में सिर्फ ए बन रहा है, यानी अगर आपके घर में कोई सा भी नट है तो उसके अंदर कोई सा भी बोल्ट फिट हो जाएगा। तो बेसिकली यही मेथड है कि आप जितना कम हो सके उतना कम कर दो वेरिएशन को, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आउटपुट मिले। तो यही होता है टागुची मेथड, ठीक है, जिसके अंदर देखो मिनिमाइज वेरिएशन, बहुत ही कम वेरिएशन कर दिया, मेकिंग सिस्टम रोबस्ट अगेंस्ट द नॉइस फैक्टर। अब देखो रोबस्ट यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, इसकी बात करेंगे हम आगे, क्योंकि आगे डिटेल से बात होगी। अब रोबस्ट का मतलब क्या होता है आगे बताता हूँ आपको। तो देखो ये जो डिज़ाइन है, पूरा मेथड किस पे फोकस करके चलता है, स्टेज क्वालिटी रेदर देन इंस्पेक्शन स्टेज क्वालिटी। यहाँ पे कुछ चेक नहीं कर रहे हैं हम, पहले से ही मिनिमाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वालिटी स्टेज पे ये फोकस रखता है, ना कि इंस्पेक्शन स्टेज पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं तो देखो कि मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अचीव करना रोबस्ट डिजाइन। रोबस्ट डिजाइन का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो वेरिएशन को अवॉइड करे या वेरिएशन से कम हो। बेसिकली एक ऐसा डिजाइन, रोबस्ट डिजाइन जो वेरिएशन जिसमें ना हो, मतलब कम वेरिएशन हो, उसका काम सब जगह हो जाए। यानी एक आपको मार्कर होता है आपका, तो बेसिकली जो उसका डिजाइन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, ऐसा हो कि हर कोई यूज कर पाए, सेम सा हो, मार्केट प्रोडक्शन सब जगह हो सके, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के डिजाइन हो जाते हैं रोबस्ट डिजाइन। बेसिकली देखो मार्कर में उतना नहीं पता चला आपको, लेकिन कोई गाड़ी के पहिए बनाने हैं या गाड़ी का कोई ढांचा बनना है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन परफेक्टफुल होता है। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और वैसे भी आप लोग लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन ही मिलती है वीडियो को बनाने की। इस बार मैंने लाइक टारगेट कुछ नहीं रखा, आपको दिल से लाइक करनी है। सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे हो, आपके काम आ जाएगा। वैसे तो आप लास्ट सेमेस्टर में हो, मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके तागुची मेथड का। जो तागुची मेथड होता है आपका, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर क्वालिटी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वालिटी किस चीज़ पे फोकस करनी है। दूसरा रोबस्ट डिज़ाइन, यानी आपको डिज़ाइन बनाना आना चाहिए अच्छी तरीके से। और लास्ट में वेरिएशन, वेरिएशन का आपको रोल पता होना चाहिए कि वेरिएशन क्या करता है। देखो वेरिएशन ही जो है मेन कोज होता है पुअर क्वालिटी का। अगर आप 10 चीज़ बना रहे हो, मतलब सिंपल समझो कि अगर आप 10 तरीके का खाना बना रहे हो घर के अंदर, तो एक ही टाइम पे मान लो आपको 1 घंटे मिले हैं, उसके अंदर आपको 10 खाने बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनानी है, तो कोई सी भी अच्छी नहीं बनने की, लेकिन बन 10 हो जाएंगे। लेकिन उसी 1 घंटे में कोई डेडिकेटेड आप सिर्फ एक डिश बना रहे हो तो वो बहुत अच्छी बनेगी कंपेयर टू 10, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहा है ये मेथड कि इस तरीके से हमें फोकस करके चलना है कि जितना हो सके वेरिएशन कम करो, अपने सिस्टमर को खुश करो, अच्छे से रोबस्ट डिज़ाइन बनाओ जो हर कंडीशन में काम करे, ठीक है। कंसिस्टेंटली वेयरिंग कंडीशंस, जो मतलब डिज़ाइन चेंज नहीं हो रहा है, बस खाली आपका काम हो जा रहा है। और क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितनी चाह रखनी है, क्या करनी है। क्वालिटी की डेफिनेशन क्या ही मैं बताऊँ आप लोगों को। अब देखो क्वालिटी लॉस फंक्शन क्या होता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे फोकस करना उस चीज़ पे। जो तागुची मेथड है हमारी, यहाँ पे लिख रखी है मैंने तागुची मेथड मान लो, इसने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया था, डेरिवेशन डेविएशन, जिसके अंदर जो है आपको एक पूरा का पूरा फॉर्मूला मिलता है और ड्राइव भी होता है ये फॉर्मूला।
अब मुझे ये नहीं पता पेपर के अंदर डेरिवेशन आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने पढ़ाया नहीं है। आप लोगों के ऊपर, आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग की ज़्यादा बोर्ड्स आते हैं तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें डेरिवेशन सॉल्व कर रहे होंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स भी डील कर लेंगे। देखो ये चार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, चार्ट बहुत सिंपल है, आप लोग खुद पढ़ लेना इस चार्ट को नोट्स की हेल्प से या वीडियो पॉज करके, जैसा आपको सही लगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो और जो पढ़ो उसका कुछ कंटेंट कमेंट में लिख देना ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। अब देखो तागुची जो है उसने एक मेथड दिया था, मिनिमम आपका लॉस, मतलब कि आपकी क्वालिटी खत्म ना हो, एकदम बिल्कुल मिनिमम क्वालिटी रहे, एकदम ऑप्टिमम क्वालिटी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलता है L इज इक्वल टू के ब्रैकेट के अंदर y माइनस टी इंटू का होल स्क्वायर। एल से यहाँ पे लॉस है, कितना लॉस हो रहा है आप निकाल सकते हो, वाई से एक्चुअल वैल्यू, टी से टारगेटेड वैल्यू जो आपको चाहिए और जो आपको मिल गई, के से कांस्टेंट है। अब देखो 3 तरीके से इसकी न्यूमेरिकल डील करे जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो नॉर्मल के लिए है, स्मॉलर के लिए है और लार्जर के लिए। 3 तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू करे जाते हैं कि आपके नॉर्मल लॉस आई स्मॉलर आ रही है या लार्जर आ रही है। तो अभी रहने देते हैं, इससे आगे चलते हैं। फैक्टर्स इन तागुची मेथड। अब देखो फैक्टर्स क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है कंट्रोल फैक्टर्स, जैसे कि आपको वेरिएबल्स है उनको कंट्रोल करना है। दूसरा है नॉइस फैक्टर्स, कि वेरिएबल्स जो होते हैं उनको आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। वेरिएबल्स है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वेरिएशंस और वेरिएबल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वेरिएशंस नहीं है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल देखो ऐसे वेरिएबल जो आप कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कोई फोर्स है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो आपका प्रोडक्शन करते समय, ठीक है, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं आपके तागुची मेथड को, तो इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। नॉइस फैक्टर ये होते हैं, नॉइस फैक्टर ये है कि इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ये इम्पैक्ट डालने वाले हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, लाइट हो गई, ठीक है, उसके अलावा हीट हो गई, ये सब जो हमारे रूम टेम्परेचर हो गए सब इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करूँ सिग्नल फैक्टर, जिसको आप वेरिएबल को आपको आउटपुट मिलने वाला है, रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो इस तरीके के 3 फैक्टर होते हैं जो टागुची मेथड को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ऑर्थोगोनल एरे। ऑर्थोगोनल एरे बेसिकली एक मेथड है जिसका हम यूज करते हैं तागुची मेथड के अंदर में अक्सर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा डाटा मिल जाता है। तो देखो ऑर्थोगोनिकल कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ये अच्छे तरीके से पढ़ लो। ऑर्थोगोनिकल एरर आर स्पेसिफिकली डिजाइन एक्सपेरिमेंट टेबल्स होती है, पूरी की पूरी बना के रखी जाती है। इसमें पर्पस ये होता है कि आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कम करो, बैलेंस कंपैरिजन निकाल के दो। एग्जांपल 4 8, और जो ये आगे एल लिखा पड़ा है तो एल का मतलब लॉस है, ठीक है, लॉस एरेज। तो एडवांटेज इसका कि मिनिमम एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं आपको, इजी एनालिसिस हो जा रही है और स्टडीज पैरामीटर आपके यहाँ पे लिमिटेड है, अप्रोचेस सही जा रही है आपकी। अब देखो स्टेप्स हैं कुछ टागुची मेथड के, कुछ किताबों में ये एज इट इज रखे पड़े मिलते हैं, हालांकि देखो मैंने आगे लिख भी रखे हैं स्टेप्स। तो डायग्राम पहले समझ लेते हैं। डायग्राम कुछ है नहीं ऐसा, बहुत टिपिकल नहीं है। इसमें एक डायग्राम में गलती है, गलती यह है कि जो एरो है इसको यहाँ लेकर आ जाना, ठीक है, और उसके बाद ये एरो इधर जाएगा, इधर कुछ नहीं जा रहा है। ये नोट्स बनाते समय एआई ने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फोकस दिखा दिया। पहला है कि आइडेंटिफाई करना है आपको बनाना क्या है। दूसरे पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंट्रोल फैक्टर आपको कंट्रोल कर सकता है, तागुची मेथड में कौन सा डिफेक्ट डाल सकता है। तीसरा आइडेंटिफाई करना है आपको ऑर्थोगोनल एरेज को, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कितने लॉस मिल रहे हैं हमें, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। चौथा आपको मैट्रिक्स एक्सपेरिमेंट करके बनाना है यहाँ पर, कि आपको चेक करना है कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं एक्सपेक्टेड केस में, कितना आपको कम से कम क्वालिटी रखनी है। चौथा है कि अब पांचवा यहाँ पर आपको भी कंडक्ट करना है कोई सा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, उसके साथ आगे बढ़ना है जो यहाँ से अच्छा निकला हो, जिसके आगे के फ्यूचर के चांस अच्छे हों। छठे पे है कि एग्जामिन करना है आपको यहाँ पे कि जो आपका सामान है वो सही चल रहा है, कंडीशन के साथ चल रहा है। उसके यहाँ पे छठा ही लिखा पड़ा है, ये सातवां हो जाता है। यहाँ पर आपको एग्जामिन करना अपने डाटा को, प्रोडक्ट को यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल करना है उसको, और साथ में पे वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंट के साथ में कि वो वैसा ही हुआ जैसा करना था कि नहीं। तो बेसिकली ये हो गया टागुची मेथड, बहुत आसान। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दूसरे वाले स्टेप्स देख लो।
ये तो समझ में आ ही जाएंगे, उससे भी आसान लिख रखे हैं। डिफाइन करना है आपको प्रॉब्लम क्या है। दूसरा है कि सिलेक्ट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको चेक करनी है कि कितनी क्वालिटी रखनी है आपको, स्मॉलर चाहिए, लार्जर चाहिए या नॉनोमियल यानी नॉर्मल सही है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमिडिटी फैक्टर देखना है जो आप कंट्रोल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक ऑर्थोगोनल एरो सेलेक्ट करना है जिससे आपको ये पता चलने वाला है कि आपका सामान कितना सुटेबल है इस सामान को लेके। फिफ्थ में है कि असाइन करना है फैक्टर टू कॉलम यानी पूरी मैट्रिक्स बनानी है। छठे में ये है कि कंडक्ट करना है एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे अलग अलग। सातवें में है डाटा कलेक्ट करना है, एक्सपेरिमेंट को चेक करना है और यहीं पर आपका रिकॉर्ड आउटपुट हो जाता है। देखो यहाँ पे सातवें में यहीं पे खत्म कर दिया है और डायग्राम में आपको एक और मिल जाता है लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ आठवां, कि आपको जो है वेरीफाई कर लेना है अपने उस सामान को एक्सपेरिमेंट से। अब देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है, कुछ एप्लीकेशंस भी लिख रखे हैं मैंने तागुची मेथड के। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कम हो जाते हैं, यानी आपको क्वालिटी बढ़ानी है घटानी है उसके लिए पूरा प्रोडक्शन प्लांट बार बार चला के जरूरत करने की जरूरत नहीं है। आप तागुची मेथड की हेल्प से सिर्फ चार्ट पे समझ सकते हो कि कौन सा प्रोसेस आपके लिए सही रहेगा। इंप्रूव होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी, मिनिमाइज वेरिएशन हो जाती है, कॉस्ट इफेक्ट अप्रोच होती है, इजी टू अप्लाई और फोकस करती है डिजाइन के इंप्रूवमेंट को। तो बेसिकली कुछ एडवांटेज देख लिए, अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसमें देखो बिगिनर के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगने वाला है बनाने में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए और सारे प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं होता। उन्हीं के लिए सुटेबल है जो लिमिटेड इंटीग्रेसी स्टडी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में होता है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में यूज होता है और क्वालिटी इंप्रूव प्रोग्राम्स में यूज होता है। 4-5 याद रख लेना क्योंकि आपके काम आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज जस्ट इन टाइम। अब देखो जस्ट इन टाइम बेसिकली एक जापानीज टेक्निक है जिसे जिट कहते हैं, जिट। ठीक है, अब जिट का मतलब क्या है, इसको किसी एक आदमी ने, शायद टोएडो नाम था उसका, टोएडो हिनिचाकावा ऐसे करके कुछ बड़ा सा नाम है, उसने इसको जो है था बनाया था। ये बेसिकली एक ऐसी प्रोमोडोरो टेक्निक है जो कि यूज करी जाती है जापानीज के अंदर। इसमें क्या होता है कि आपके पास घर में कोई सामान नहीं है, ठीक है, देखो लिख भी रखा जापान, घर के अंदर कोई सामान नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ, याद रखना। आप बस खाली बना के दे रहे हो। आपने एग्जाम्पल समझो रोटी का, मतलब जब आप बैठते हो रोटी खाना खाने तो आपके घर में रोटियां बन के नहीं रखी हुई होती। तो जो रोटियां बनती हैं वो आपने अक्सर देखा होगा घरानों के अंदर, घरानों के अंदर, कि जितनी चाहिए होती है सिर्फ उतनी ही बनती है। मतलब जितनी आपको भूख लगी है, 10 15 20 30 50 जितने भी आपको इन शॉर्ट मतलब घर में यूजेस है, सिर्फ उस समय बनती है, उसी समय खा के खत्म कर देते हैं। हालांकि कुछ घरानों में ये भी होता है कि सुबह बन जाती है बहुत सारी, फिर वही रोटियां शाम को भी चल रही होती है, लेकिन हम लोग जनरल केस मान के चल रहे हैं कि सिर्फ खाने के टाइम बन रही है और उसी समय खा के ख़त्म भी हो जा रही है। तो मतलब बेसिकली ऐसा सामान जो स्टॉक में नहीं पड़ा था और उसी समय बन रहा है और उसी समय बन के बिक भी जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, यूज़ हो जा रहा है, तो डैट इज अ जिट मेथड। ठीक है, यही है जिट मेथड की। जिट मेथड में सिर्फ यही है कि प्रोडक्शन इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिलोसफी एम्स टू प्रोड्यूस गुड ओनली व्हेन दे आर नीडेड, मतलब जब जरूरत हो तभी बनानी है हमें और स्टॉक में करके नहीं रखनी है। एग्जैक्ट क्वांटिटी रिक्वायर्ड एट द राइट टाइम, मतलब बिल्कुल ये समय आप आपने सामान बनाया, इससे इससे फायदा ये होगा कि आपको ना इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लगने वाली है, सामान खराब नहीं होगा आपका। और बताऊं तो इसमें आपको फायदा ये होगा कि आपके पास स्टॉक की जो पूरी की पूरी वैल्यू बचा कर रखनी पड़ती है वो नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एलिमिनेट वेस्ट, यानी जो भी फालतू का सामान है वो नहीं बनाना है, क्योंकि आपको अभी अभी बनाना है जो दे देना है। मतलब आपको उस वेस्ट का क्या करोगे, तो आपको जितना हो सके उतना कम वेस्ट निकालना है, मतलब सामान को बनाते समय नॉन वैल्यू एडिट नहीं करनी है उसके अंदर। ठीक है, इंप्रूव करनी है ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी। तो जो डेवलप करी गई थी जापान में, स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जिसके अंदर डिफेक्ट कम निकलते हैं, मतलब ना के बराबर निकलते हैं। ठीक है, उसका राइट आइडिया इसका ये है कि राइट मटेरियल, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस। मतलब आपके पास कुछ भी स्टॉक में नहीं पड़ा था, जो भी आपके पास डिमांड आई आपने फटाक से बना के उस कस्टमर को दे दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ JIT की बात करूं तो एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ वेस्ट। सबसे पहला आपका यही काम है कि जितने वेस्ट निकल रहे हैं उनको सबसे पहले एलिमिनेट करना। दूसरा, इन्वेंट्री बच जाती है। अब देखो जिन लोगों को नहीं पता इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री से आप समझो स्टॉक। जैसे मान लो आपका घर बन रहा है अभी, और घर बन रहा है, आप दुकान पे जाते हो,
सरिया, गाटर, पटिया लेने, ये सब सामान घर में लगते हैं अगर आप कभी खरीदने गए हो लोहे के सामान, तो उनके बहुत बड़े-बड़े गोदाम होंगे, जिसके अंदर आप लोग जाके देखना वहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में वो जो सामान आप लेने जा रहे हो वो रखे पड़े होंगे, अगर किसी बड़े दुकान पर गए हो तो आप स्टॉक पे। तो वही हो जाती है स्टॉक। तो लेकिन अब सोचो बारिश होती है, तो बारिश में उन लोहे के सामान को बचा के भी रखना है, जंग ना लग जाए उनके ऊपर। या फिर दूसरा समझो कि अब वो सामान बाहर रख देंगे, वो तो चोरी हो जाएगा, तो उनको इतना बड़ा एक खाली हॉल भी खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो सामान वहाँ पर रखे पड़े हैं, उन सामानों को और सब सामानों से बचाना है, तो सबका जो कॉस्ट लग कर आता है, वो होती है इन्वेंट्री कॉस्ट, और जो जगह है, जहाँ पर सामान रखा गया है, उसको कहते हैं इन्वेंट्री। आई होप कि एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, जिससे आपको इन्वेंट्री अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो लीड टाइम बच जाती है यहाँ पे, क्योंकि इन्वेंट्री है ही नहीं आपके पास। उसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्शन एक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जा रही है, क्योंकि आप एंड टू एंड सामान कर रहे हो, ठीक है, सामान अच्छा भी बन रहा है आपका। देखो इम्प्रूव सप्लायर रिलेशनशिप, क्योंकि सामान अच्छा बन रहा है और अचीव मिल रहा है। देखो काइजन, काइजन एक जापानी टेक्निक है। तो जो काइजन है वो एक जापानीज टेक्निक है जो कि यूज करी जाती है इम्प्रूवमेंट के लिए। ध्यान रखना आप लोग, जो भी चीज़ इम्प्रूव करनी हो तो वो काइजन से करी जाती है। मतलब इसका मतलब होता है का, जो कि एक वर्ड है जापानीज के अंदर। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो का हमारे पास एक ये वर्ड आया है, ये इस कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, वो इग्नोर करो जापानीज के अंदर। इसमें ना जापानीज में वोवेल्स नहीं होते हैं, तो जितने भी वोवेल्स हैं उनको सारे वर्डों के साथ अटैच करके रखा जाता है। दूसरा वर्ड निकल कर आता है इसमें ई, जो कि ई दिख नहीं रहा होगा आपको, और तीसरा वर्ड निकल कर आता है इसमें जैन, ठीक है, और लास्ट में एक वर्ड और निकल कर आता है इसमें, डेट इज एन। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होता है, इसमें इन दोनों का मतलब है यहाँ पे गुड, मतलब कोई काम अच्छा हो रहा है आपका, गुड। ऐसे ही अपने सिलेबस में नहीं है, बट आप लोग समझ लो क्योंकि आपके काम आने वाला है। गुड अगर इतने डिटेलिंग में बता दो तो पेपर के अंदर, तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और जेन का मतलब है चेंज, ठीक है, चेंज का मतलब है चेंज। तो गुड चेंज मतलब इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हो आप, गुड चेंज कर रहे हो, तो डेट्स इट। तो बेसिकली ये हो जाता है आपका का, ई, जे और लास्ट में एन, तो काजन, ठीक है, काइजन। बेसिकली जापानीज जो इसके वो लिखे जाएंगे वो किसी इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब देखो एलिमिनेट करने के कुछ टाइप्स हैं वेस्टेज को। अगर आप वेस्ट जो बना रहे हो प्रोडक्शन प्लांट के अंदर, उसको अगर एलिमिनेट करना है, उसको वेस्ट को एलिमिनेट करना है, तो पहला होता है ओवर प्रोडक्शन। जितना आपको प्रोड्यूस करना है उसे थोड़ा सा ज़्यादा करो, रिक्वायर्ड है उसे ज़्यादा करने पे आपकी जो वेस्टेज है वो कम हो जाते हैं। वेटिंग, आइडियल टाइम पे बिटवीन ऑपरेशन, वेट करना। ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी मूवमेंट जितनी मटेरियल की होती है वो सब खत्म कर दो। मूवमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सामान बनने के बाद बेचने लेके जा रहे हो और उसमें जो मूवमेंट हो रही है वो, ऐसे मटेरियल मान लो यहाँ पर आपका एक प्रोसेस हो रहा है, उस मटेरियल के ऊपर प्रोसेस नंबर ए, फिर उस मटेरियल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाके प्रोसेस नंबर बी कर रहे हैं, तो इसमें सामान खराब होने के चांसेस है, सामान कच्चे रहते हैं, तो ये सब ना हो इसलिए मूवमेंट कम कर दो। तीसरा आता है ओवर प्रोसेसिंग, किसी के ऊपर ज़्यादा काम मत करो। इन्वेंट्री, देखो रॉ मटेरियल जो है फिनिश हो उसकी एक इन्वेंट्री बनाओ, मोशन कम करो और डिफेक्ट कम करो, ठीक है, ये उसके कुछ प्रोसेस होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ जेआईटी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखो एलिमिनेट वेस्ट, मैंने सबसे पहला बताया कि सबसे पहला आपको मानना है कि वेस्ट ही खत्म कर दिया अपना। दूसरा है मिनिमम इन्वेंट्री, मतलब बहुत कम इन्वेंट्री रखी आप लोगों ने। तीसरा है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जा रहे हो आप, इंप्रूवमेंट जो है आपकी एफिशिएंसी होती जा रही है। चौथा है यहाँ पे कि टाइम कम लग रहा है आपका। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ, मतलब रिलेशनशिप अच्छी बन रही है सप्लायर के हाथ में। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस सब बढ़ रहा है आपका। उसके बाद यहाँ पे काइजन जो टेक्निक है वो यूज कर रहे हैं हम। देखो जिट के अंदर हम काइजन यूज करते हैं, ध्यान रखना, जिट के अंदर हम काइजन यूज करते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं बताया आप लोगों को, अगर आप जापानीज वर्ड भी लिख दोगे अच्छी तरीके से सजा के लगा दोगे जिट के अंदर, तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है पेपर के अंदर में, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन है, इम्प्लीमेंट है जिट की, कि किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं जिट को लेके। सबसे पहला होता है कि देखो जिट जो इन्वॉल्व है वो डिजाइनिंग अ सिस्टम दैट इंश्योर स्मूथ कंटिन्यूअस लो प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि एक चलता हुआ गाड़ी है जिसको रोकना नहीं है, बट हमारे पास स्टॉक नहीं है। मतलब बहुत खतरनाक बात है कि अपने पास स्टॉक बिना होते हुए हमें सामान को कंटिन्यूअस फ्लो बना के रखना है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें सेटअप करने में। देखो
जिसमें आपके जो न्यू टास्क है इनेबल है। शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन ये है कि डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन फुल सिस्टम है, मतलब अगर डिमांड आई तो आपको सामान बनाना है, अगर नहीं आई तो वो सामान नहीं बनाना है। दूसरा है स्मॉल लॉट साइज प्रोडक्शन, मतलब कि आपका जो सामान है वो स्मॉल बेंचेस में बनने वाला है, जितनी डिमांड आई उतनी बनने वाला है और अच्छे तरीके से बनने वाला है। अगर आप 100-200 सामान बनाने जाओगे तो अच्छी क्वालिटी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ 10 सामान बनाओगे तो अच्छी क्वालिटी होगी। सेटअप टाइम रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर आपका, मतलब टाइम जो है वो बच जा रहा है, क्योंकि हर बार अलग अलग जो है सामान बन रहा है आपका। तो आप जितने बार पिछला टाइम लग रहा था उससे इम्प्रूव करके टाइम बना रहे हो। दूसरा जो है कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ पर आपको सामान बनाते रहना है, डिले नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आता है वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप जितने ट्रेनर्स रख रहे हो वो सब मल्टीपल काम कर सकते हैं, इससे इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी। क्वालिटी एट सोर्स, सप्लायर इंटीग्रेशन, प्रिवेंशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ kanban सिस्टम। अब देखो kanban सिस्टम भी एक जापानीज मेथड होता है, आगे बात करेंगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना, जीरो मिनिमम इन्वेंट्री, मतलब कि आपने इन्वेंट्री नहीं बनाई है, ठीक है। हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई रिलेशनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लीड टाइम को हम कम कर रहे हैं और डिजाइन को एफिशिएंट बना रहे हैं, ठीक है। अब कानबान सिस्टम क्या होता है, जो कि कंट्रोल करता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि कंट्रोल करने वाला अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री को। देखो कि एक विजुअल सिग्नल सिस्टम है, मतलब एक चार्ट है जो कि हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन और इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रखने वाला है। कि मान लो आपके पास 2 सामान बन गए हैं, 2 सामान बन रहे हैं, तो बेसिकली दोनों को ऐड कर लो, 4 हो गए। तो इस 4 सामान का अब कौन सा प्रोडक्ट था, मान लो प्रोडक्ट नंबर ए के हमारे पास 4 सामान है, प्रोडक्ट नंबर बी के 3 बन रहे हैं, 3 बन चुके हैं, ये बी के हो गए, ठीक है। तो इसका पूरा जो चार्ट बन के निकल के आने वाला है वो kanban सिस्टम के अंदर आता है निकल के, जो प्रोसेस को भी दिखाता है, इन्वेंट्री को भी दिखाता है, जो प्रोडक्ट बन भी रहा है और बन चुका है। अब देखो एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है लिमिट के, मतलब लिमिट कह रहा हूँ, जिट के। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, एडवांटेज तो आप खुद लिख सकते हो, टाइम बच जाता है, पैसा बच जाता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट बच जाती है, रिसोर्स आपके कम लगते हैं, इम्प्रूव फ्लो चलता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है, वेस्ट कम होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एडवांटेज आप लिख सकते हो। मैं डिसएडवांटेज बता देता हूँ मेन फोकस करके, कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी की पूरी सप्लायर के ऊपर डिपेंड होती है। मान लो इस महीने आपके पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया, आपके पास 0 ऑर्डर आया है, तो आप जिट किस पे लगाओगे, किसी पे नहीं। मतलब आपका 1 महीने से प्रोडक्शन प्लांट बंद बैठा हुआ है। अब प्रोडक्शन प्लांट 1 महीने से बंद है तो उस वर्कर को तो सैलरी देनी पड़ेगी। रिस्क ऑफ प्रोडक्शन स्टॉपेज, मतलब मान लो आपके पास कोई डिमांड नहीं आया तो प्रोडक्शन रुक गई, और प्रोडक्शन रुक गई तो सैलरी कहाँ से दोगे आप उन लोगों की। दूसरा है रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए कि लोग आपको सामान दें, मतलब काम दें, अपना सामान बनवाएं आपसे। नॉट सुटेबल फॉर अनस्टेबल डिमांड्स, जैसे कि आप मान लो जितनी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि मान लो सुजुकी है, टोयोटा है या टाटा है, तो इन सब कंपनियों में गाड़ी बननी है और उसकी प्रोडक्शन चलती रहनी है। तो मतलब उनके पास एक सामान तो है कि मतलब कुछ हो चाहे ना हो उनकी प्रोडक्शन चलती रहेगी। तो वो कंपनियां इस जिट मेथड का यूज करती है पैरेलली, कि कोई अगर डिमांड दे रहा है तो उसका सामान हाथों हाथ बना के दे दो, अगर नहीं भी दे रहा है तो अपना दूसरा कारोबार तो चल रहा है, सामान बिक रहा है बन के, तो वहां पर ये यूज होता है। खाली सिर्फ जिट पर पूरा का पूरा कंपनी कोई सा भी नहीं चलता है, पूरी प्रोडक्शन प्लांट, ये अल्टरनेटिव होता है साथ में, ठीक है। उसका इनिशियल इन्फ्लेक्शन कॉस्ट इज हाई, क्योंकि आपको शुरुआत में बहुत कुछ चाहिए इसके लिए, सारे वर्कर, मशीन, पूरे इक्विपमेंट, और इन सब का कोई यूज नहीं है अगर कोई कुछ नहीं दे रहा है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं आ रहा तो ये सब बेकार है आपके पास, ठीक है। जैसे केक वाले के पास भी सेम सीन होता है, बट वो कुछ लोग केक बना के रख लेते हैं पहले से ही, बना बनाया आपको दे देंगे 1 किलो का, आधी किलो का, बट कुछ केसेस में बना के भी देते हैं, तो उसके पास ये जिट मेथड ही यूज हो रहा होता है। बेकरी की जो दुकानें होती हैं, तो देखो रिक्वायर्ड स्किल्ड वर्कर फोर्स, यानी कि आप अनपढ़ आदमी को जो ज़्यादा कुछ नहीं जानते, नॉलेज नहीं है आप सामानों के बारे में, उनको रख लोगे तो नुकसान आपको ही होगा। अब देखो एनालाइज ऑफ जेट सिस्टम। जेट सिस्टम मतलब जस्ट इन टाइम फोकस सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि इन्वेंट्री एनालिसिस करनी है आपको, जिसके अंदर आप
रॉ मटेरियल या फिर वर्क इन प्रोसेस मटेरियल या फिनिश गुड को आपको चेक करता रहना है, कम करना है, लोअर इन्वेंट्री बना के रखनी है आपको, लीड टाइम एनालिसिस करना है कि कितना टाइम आपको डिलीवर करने में लग रहा है, कितना टाइम बनाने में लग रहा है, सब कुछ मैनेज करना है, क्वालिटी एनालिसिस करना है, मॉनिटरिंग डिफेक्ट करना है, जीरो डिफेक्ट बना के लेकर आना है आपको, क्योंकि आप कुछ सामान बना रहे हो यहाँ पे। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस करनी है, कॉस्ट एनालिसिस करनी है, सप्लायर परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है, वर्क फ्लो एफिशिएंसी एनालिसिस करनी है और एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट, कि लोग मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट है उनके कि नहीं है। अब देखो कभी कभार ट्रेडिशनल सिस्टम और जिट के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो मैं लिख दिया था यहाँ पे, पढ़ लेते हैं इसको भी फटाफट से। ट्रेडिशनल सिस्टम जो पुराने पहले हुआ करते थे, जो हम चलताते आ रहे हैं अभी भी, ठीक है, यहाँ पे पुश बेस्ड प्रोडक्शन होता है, हाई इन्वेंट्री होती है जो अभी भी चल रही होती है, यहाँ पे आप बहुत सारा सामान एक साथ बना के रख लेते हो, एक ही सामान बना रहे होते हो, बैच प्रोडक्शन हो रहा होता है और वीक सप्लायर कोऑर्डिनेशन होता है। वीक इसलिए क्योंकि मान लो आपके दुकान पे कुछ सामान कोई खरीदने आया, वो सामान आपके पास था ही नहीं, तो आप उसके लिए वो सामान डेडिकेटेड बनाने वाले तो नहीं हो, यानी कि वो आदमी वापस जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे वीक कोऑर्डिनेशन है। दूसरे वाले केस में जो जिट है ये न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, पहले से चलती हुई नहीं आ रही है, नई इनबिल्ड करी गई है, कि यहाँ पे जो फुल प्रोडक्शन बेस्ड प्रोडक्शन होता है कि आपको किसी ने कहा तो बनानी है, लोअर इन्वेंट्री, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ भी बना सकते हो, इसलिए सप्लायर इंप्रूवमेंट जो रिलेशनशिप होती है थोड़ी हाई होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट से कुछ हेल्प मिली आपको, तो हेल्प जो है एक लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। यूनिट नंबर जो 5 थी अपनी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई पूरी की पूरी। इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं है उसके अंदर। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, डाउट हो कुछ, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, मेरे को सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। और जो नोट्स हैं, मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि नोट्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पे ही जाना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, जहाँ से आपको सूटेबल लगे आप वहाँ से जा सकते हो। देन मैं उन लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट नंबर 4 के अंदर, ठीक है।